अस्सलाम वालेकुम। आज काउंसलिंग टुडे के प्रोग्राम से मेरी आवाज़ क्लियर है? मैं बिलाल खालिद आपको खुशामदीद कहता हूँ इस लाइव सेशन में। बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा इस सेशन का मकसद ये था कि जो लोग ई कैट को आगे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और जिनका प्लान है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, तो उनको इस हवाले से गाइडलाइंस और टिप्स फराहम की जाएँ ताकि वो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस के साथ अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को परस्यू कर सकें। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन से। हमारे साथ हैं मिस्टर जावर अली फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूटी लाहौर, एंड ये एज अ काउंसलर हमारे साथ इंगेज हैं काउंसलिंग टुडे के प्रोजेक्ट में। इसके अलावा हमारे साथ हैं सर मोहसिन गफ़ार, जो एक ग्रेजुएटेड इंजीनियर है एंड आईयूबी में लेक्चर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में। इसके अलावा हमारे साथ हैं सर रिस्पेक्टेड सर तलहा सईद नकवी, डायरेक्टर ऑफ लर्न पाकिस्तान एंड काउंसलिंग टुडे, और ये माशाल्लाह पीएचडी लेक्चरर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप में से जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको एंटरटेन किया जाए और उनके सवालात के जवाब एंड मौक़ों पर दिया जाए। मिस्टर जावर, काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ई कैट में तकरीबन 10-12 दिन रह गए हैं। इस हवाले से सिर्फ 2 दिन हमारे पास बाकी हैं जो एप्लीकेंट्स अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए। तो जिन लोगों के सवालात होंगे एलिजिबिलिटी के हवाले से, उनके हवाले से आप काइंडली थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ई कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ई कैट पास करने के बाद एडमिशन की क्या एलिजिबिलिटी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बिलाल भाई। अच्छा, तो बिलाल भाई, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे। एलिजिबल जो है वो हर स्टूडेंट जो भी जिसने इंटरमीडिएट दिया है, इंटरमीडिएट के पेपर दिए हैं, चूंकि अब सेकंड ईयर के पेपर तो हुए नहीं हैं, तो फर्स्ट ईयर के पेपर जिसने भी दिए हैं पास आउट हैं वो ई कैट दे सकता है। इसके अलावा डीए के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट हैं, वो पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा वो जो बीटेक ऑनर्स या बीएस ऑनर्स के हैं, ये जो इससे इक्वल डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ई कैट दे सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ फॉरेन क्वालिफिकेशंस होती हैं, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, वो लोग भी ई कैट के दे सकते हैं, उसका टेस्ट में बैठ सकते हैं। अच्छा, टेस्ट जब हो गया, आपने ई कैट के टेस्ट दे लिया, मार्क्स आ गए, अब आपका अब आपका ना लिस्ट लगनी है। अब आप अब ये होता है कि अब आप उसके लिए एडिशन है जो पीईसी के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से है, या कोई भी जो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो ये है कि आपके ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए। आप इंटरमीडिएट में हैं तो भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने डीए किया है तो भी आपके 60 से अबव होने चाहिए। अगर आप बीटेक किया है या बीएस ऑनर्स या इससे रिलेटेड कोई किया है और उसमें अगर आपका सीजीपीए कैलकुलेट हो रहा है, तो आपका जो फाइनल सीजीपीए है वो 3.5 के करीब 3 से अबव होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। इसके अलावा जो ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स हैं, उनका हिसाब से उनके लिए जो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो कुछ इस तरह बनता है कि इनके लिए इंटरपोलेशन यूज की जाती है। 60 उसको देते हैं 60-70, और जो ए ग्रेड होता है उसको 90 देते हैं। और फिर उसके दरमियान जो स्टूडेंट्स के आते हैं ना, B+, C+, और इसके दरमियान जो स्टूडेंट्स के आते हैं ना ग्रेड्स, उनको ये इंटरपोलेट करते हैं। तो ये उस हिसाब से इनका आगे से एडमिशन क्वालिफिकेशन होता है। बस जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट या सेकंड एफएससी में और डीएई में। और इसके अलावा अगर आपने वो किया है, अब चूंकि सिनेरियो थोड़ा चेंज है, वो कोविड-19 की वजह से पेपर्स दे नहीं सके, तो न्यू पॉलिसीज आई हैं, गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज दी हैं। अब इसमें होगा ये कि जब इनका एडमिशन होगा तो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, एम आई क्लियर ना? अच्छा, तो होगा ये
कि चूंकि कोविड-19 की वजह से जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर के पेपर तो दिए नहीं है। अब वो गवर्नमेंट ने एक रूल दिया है कि जो आपको सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो भी मार्क्स होंगे वो और साथ में 3% एडिशन करके उनके मार्क्स होंगे। इस तरह का फर्स्ट ईयर के नंबर्स की बेसिस पे, क्योंकि यूईटी ने इस बार जो अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं वो 45% फर्स्ट ईयर के मार्क्स और 25% मैट्रिकुलेशन के मार्क्स और 30% अब है। लेकिन जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है, अगर उनका टोटल एफएससी में 60% मार्क्स नहीं बनते तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। 60% मार्क्स आर इम्पोर्टेंट। आप ये समझ रहे हैं कि ये डेडलाइन है कि 60% से नीचे नहीं जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। सेम केस यही है डीएई वालों के लिए और यही केस है बीएस टेक वालों के लिए। जो डीएई के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका भी थर्ड ईयर पास करने के बाद उनके भी 60% से अबव या 70% से अबव नहीं बनते तो वो लोग भी, उनका भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पीईसी है वो बाद में 4 इयर्स के बाद डिग्री आपको नहीं देगी अगर आपका 60% नहीं होते। इसके अलावा जो बीएस टेक वाले हैं, बीएस ऑनर्स वाले हैं, जो इससे रिलेटेड डिग्री वाले हैं, उनका भी यही क्राइटेरिया होगा कि अगर उनका सीजीपीए 3 से अबव ना हुआ टोटल ओवरऑल सीजीपीए, तो फिर उनका भी जो होगा एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस हवाले से फिर बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमने एडमिशन फ़ी पे कर दी है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी है, तो उस हवाले से भी ये है कि उनकी शायद फीस ये लोग वापस कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले। जी जी जवाहर भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आप मुझे सुन रहे हैं? अब यही देखते हैं कि ई कैट के टेस्ट के लिए हमने कैसे प्रिपरेशन के लिए जाना होगा ना। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम ये देख लेते हैं कि अच्छा, ये प्री मेडिकल वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जी, प्री मेडिकल वाले बायोमेडिकल या इस तरीके के ना उनकी ब्रांचेज में जा सकते हैं, इनके लिए सॉफ्टवेयर का ऑप्शन नहीं होगा। तो अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि इसमें ई कैट के टेस्ट के लिए अब पहले यूटी ने ये किया है कि 7 जून को आपके लिए मॉक टेस्ट का उन्होंने एक ना रखा है सेशन, जिसमें आप ये करेंगे कि ई कैट में अपीयर होने के लिए आपके पास एक जस्ट कह लें कि प्रैक्टिस का आपके पास फिनोमिना होगा। उसमें आप जस्ट ये देखेंगे कि कैसे आपने कंप्यूटर के ऊपर चीज़ों को वॉच आउट करना है और कैसे आपके पास टोटली जब टेस्ट का डे होगा उस दिन आपके पास चीज़ें होंगी, कैसे वाइंड अप करके आपने सारे एमसीक्यूज़ को हैंडल करना होगा। उसमें जस्ट टेक्निक्स बताई गई होंगी, जैसा कि पहले चार्ट में वो बता देंगे। सपोज करें कि आपके पास 100 मिनट्स हैं, आपके पास फिजिक्स का पोर्शन है, या आपके पास जो जो आपने सेलेक्ट किए होंगे वही आपके पास ओपन हो रहे होंगे। जैसा कि आपके पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, उसमें आपके पास हो सकता है पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 4 आपके पास पोर्शन होंगे। इसमें आपके पास 100 मल्टीपल चॉइस होंगे। अब ये कि आपके पास ये जस्ट पहले सर इंट्रोडक्शन का टेस्ट था, थोड़ा आपके लाउड पास स्पीक ये कीजिएगा, मॉक के आवाज़ नहीं आ अंदर भी रही करवा कुछ दिया तो। जाएगा जब आपका टेस्ट का डे होगा। जी, आवाज़ आ रही है? जी थोड़ा सा लाउड बस। जी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये है कि हमारे पास इसका पहला तो हमने ये देखना होगा कि कोई भी सब्जेक्ट लेना होगा, उसके लिए कुछ टैक्टिक्स आपने ज़रूर यूटिलाइज़ करने हैं। वो आपको कैसे आएँगे, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आ रहे होंगे। अब इसमें आपने सबसे पहले कोई भी कंप्यूटिंग का टेस्ट होता है ना, आपने उस अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। बर्डन लेंगे तो आप क्या होंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे उस दिन, और आपके पास टाइम जो होगा 100 मिनट्स वो आपसे सही यूटिलाइज़ नहीं हो पाएँगे, और आप क्या करेंगे, वहाँ से जो आपका टारगेट था वो। इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके पास आज से ही 14 या 15 दिन कंप्लीट बनते हैं। 7 डे आपके पास मॉक टेस्ट तक हैं। मॉक टेस्ट को ही आप अपना क्या करें, फाइनल टेस्ट समझते हुए जाएं मॉक के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा ना हो और आपकी अटैम्प्ट के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो कि फाइनल होगी। ये कह लें कि आपके पास एक प्रैक्टिस ही है, और वैसे भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आपने इसमें ये करना है कि ये 14 दिनों के अंदर तैयारी को कैसे समराइज़ करना है,
और किस वे में आपने सारे क्वेश्चंस को लेकर चलना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपने पहले तो ये करना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ना, या स्ट्रॉन्ग आपके जो भी कम्बिनेशंस हैं वो आपने उनको पिक करना है। सपोज कर ले, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास मैथ का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एफएससी वाले स्टूडेंट्स का भी और डीएई वालों का भी, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें आपने ये देखना है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से आपके पास हैं। सपोज करें आपके पास जो भी चैप्टर्स उनमें लाइक करते हैं, मैट्रिसेस के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, या जो भी आपके पास स्ट्रेंथ्स वाली चीज़ें हैं, उनको आपने अब टाइम इस लिहाज से देना शुरू करना है कि आपके पास स्ट्रेंथ्स तो आ चुकी हैं, जो वीकनेस है उनकी तरफ अब साथ साथ ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देना है। अब आपने ये करना है कि जो आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास जो स्ट्रेंथ है आपकी, उसके ऊपर आपने मॉक टेस्ट को भी अप्लाई करना है, और आपने इसी तरीके से जो आपके पास इसका टेस्ट डे होगा उस दिन भी आपने यही चीज़ अप्लाई करनी होगी। सपोज करें आपके पास मैथ और केमिस्ट्री जो है वो ही आपके पास क्या है, आपके पास टेंथ के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसके टोटल आपके पास मल्टीपल चॉइस जो बनेंगे वो टोटल ई-कैट के अंदर 100 होंगे। इसमें डिवीजन ऐसे होगी कि 30 आपके पास फिजिक्स के होंगे, 30 केमिस्ट्री के होंगे, 30 ही आपके पास मैथमेटिक्स के, और 10 होंगे इंग्लिश के। अब समराइज करने के लिए आपके लिए ये होगा कि एक अगर क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही देते हैं तो उसके 4 होंगे, अगर आप उसी का गलत देते हैं तो एक -1 डिडक्ट हो जाएगा उसी में से। ठीक है जी। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको बता दूंगा, आपको मॉक के अंदर भी थोड़ी सी समझ लग जाएगी इस चीज़ की। अब आपने स्ट्रेंथ्स के अंदर रहते हुए पहले तो खेलना है, उसमें ये करना होगा आपको कि फिजिक्स का पोर्शन जो होगा उसके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं, आपने उसकी अटैम्प्ट के लिए पहले नहीं जाना। क्यों? आपके पास 100 मिनट्स हैं, और 100 मिनट्स बहुत आपके पास कम वक्त होगा अगर आपने प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं की होगी। अब आपने ये करना होगा कि पहले मैथ या आपके पास केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इनके चैप्टर्स के अंदर से, और जो आपके पास इसके सपोज करें ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, जहाँ से भी आपको लगता है कि जहाँ से मेरा गलत होने के इम्कानात कम हैं वो अटैम्प्ट करने हैं पहले, ताकि आपके पास जो गलती के चांसेस हों वो कम से कम हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मुझे 10 या 20 आते हैं 40 में से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए आप सही तरीके से आगे भी अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसमें ये करना है कि अब आपके पास इन 40 या जो भी आपके पास 2 अटैम्प्ट कर रहे होंगे सब्जेक्ट्स, इनके अंदर आपने कंफ्यूज इस वे में नहीं होना कि इसके अंदर भी कोई ना कोई आपके पास हर्डल वाला क्वेश्चन आ सकता है। आप या तो इसको लीव करते जाएंगे क्वेश्चन को, इसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा टाइम होता है इसमें कि आप दोबारा आके वही को आंसर कर सकते हैं किसी ना किसी इसके, है ना। सपोज करें कि आपने 26 छोड़ दिया, आप 99 के ऊपर हैं, तो इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर वो एक बार आपको ऑप्शंस में जा सकते हैं कि आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अब तो आपको मॉक टेस्ट से ये भी चीज़ वो पता चल जाएगी कि अगर तो वो लॉक होते गए साथ साथ, फिर तो आप दोबारा नहीं अटैम्प्ट में आ सकते। अगर अनलॉक रहे तो फिर आप दोबारा आके करेक्शन कर सकते हैं। सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, द यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ पावर वो सपोज करें वो कहता है कि आपके पास क्या है, ये वाट है, ठीक है। इसमें आपके पास बिगर यूनिट्स में है। इसी तरीके से यही आपके पास कहीं और क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो यही वाला क्वेश्चन अगर आपके पास रिपीट होता है, आप सपोज करें पहले जो है वाट की जगह पे कुछ और लगाए हैं, तो अगर आपके पास ये चीज़ अनलॉक हुई तो आप आके यही वाले को दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। जो आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा उसको भी आपको पता चल गया होगा कि ये वाला मैंने सही किया हुआ था, और 1-2 हो सकता है चांसेस होते हैं कि 1-2 कोई ना कोई रिपीट हो सकते होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। ये पेपर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लिहाज से सेट किया गया और वो किन पोर्शंस के ऊपर डिवाइड करके इन्होंने सारा किया होता है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपने जब फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपने देख ली, चारों पोर्शंस आपको पता चल गए, यही मेरे टेस्ट की रेंज के अंदर हैं चीज़ें। अब आपने ये करना है कि उन टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 3 या 4 टाइप्स के होंगे। उसमें आपने पहली चॉइस को देखना जो आपके पास स्ट्रॉन्ग चॉइस वाले होंगे। सपोज कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ एग्जांपल के बता देता हूँ थ्रू कि इसमें आपके पास एक वो मल्टीपल चॉइस होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, जैसा कि वो कहता है यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। ये जस्ट आपको एक आंख के मसलन गुजर जाए ना आपके पास से, तो आपको पता चल जाता है सेकंड ही है इसका यूनिट, ठीक है। इसमें स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स वो इंक्लूड हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ये होते हैं जो आपको फर्स्ट क्विक आई के थ्रू ही नज़र आते हैं और आपको आंसर भी पता होता है। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इस तरह के क्वेश्चंस को, ताकि आपके पास इनकी गलती के चांसेस भी कम से कम हो और आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से आगे बिल्डअप करते जाएं अपने जो भी एक्स्ट्रा जो आपके पास टाइम के अंदर मल्टीपल चॉइस रह जाते हैं ये वाले। अच्छा, ये एक तो ये वाले क्वेश्चन हो गए जो कि एमसीक्यूज की टाइप में आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन ये होते हैं कि आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक कोई ना कोई वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे देता है
कि आपके पास कोई वोल्टेज की रेटिंग है, कोई ट्रांसफार्मर का कोई आपके पास टर्न रेशो निकालनी है, या किसी भी किस्म का आपके पास वो कोई न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, अगर तो आपको ये लगा कि ये जस्ट फार्मूला के थ्रू आपको फर्स्ट क्लिक के अंदर ये जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, इनको भी साथ देख के जाना है। एक होगी न्यूमेरिकल की कैटेगरी, सेकंड उसमें ये होगा कि वो आपके पास थोड़ी सी लेंथी होगी चीज़ें, उस लेंथी वाले को आप बेशक बाद में देख लें, हालांकि उसकी स्टेटमेंट लेंथी होगी, उसके अंदर टैक्टिक्स जो यूज़ हो रहा होगा वो बहुत शॉर्ट सा होगा। सपोज करें वो मोमेंटम का फार्मूला ही P इज इक्वल टू एम ही यूज़ हो रहा हो, लेकिन वो स्टेटमेंट पर ही इधर उधर से घुमा के दे रहा हो, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको जस्ट ये भी चेक किया जाए कि आप अंडर प्रेशर भी काम कर सकते हैं या नहीं। अब आपने यहाँ ये करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को या तो अगर साथ लेना हो तो आपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए जस्ट आपने अटेंशन अच्छे तरीके से वहाँ एमसीक्यूज के ऊपर देनी है, तो आपने इनको भी साथ साथ देते जाना है। थर्ड होती है एमसीक्यूज की टाइप, आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में होते हैं। सपोज कर लें आपके पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वेन डायग्राम आपके पास दी गई होगी, वेन डायग्राम के अंदर वो यूनियन का या आपके पास इंटरसेक्शन का कोई भी फार्मूले के थ्रू आपसे वो पूछ सकता है, इस तरीके से भी आ सकते हैं। और आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेंट्स का, कोई आपके पास इस तरीके से आपके पास स्लोप का, या कोई भी किसी किस्म का यहाँ से भी आ सकता है, एलिप्स का, ये सारे आपके पास इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो हो गई थर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी। फोर्थ होती है आपके पास काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होती हैं उसके अंदर आपको पूछने की पहले आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके अंदर जाएंगे आप अपना टाइम कंज्यूम करते जाएंगे। आपके पास आई थिंक राइट साइड के ऊपर जो भी स्क्रीन शो हो रही होगी उसके ऊपर टाइम साथ साथ चलता जा रहा होगा। आपने इतनी प्रैक्टिस करके घर से जाना है कि ये 14 दिन आपके पास हैं। अब आपने ये क्या करना है, इन 14 दिनों को प्रैक्टिस प्लस आपके पास जो वीकनेस पॉइंट है इनके अंदर यूटिलाइज करना है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिल्डअप हों दिमाग के अंदर, ताकि आप जब सेशन के अंदर बैठ सकें तो आपको वहाँ किसी किस्म का इशू ना हो। अब इसमें ये कि कैट के लिए लेके क्या जाना है और आपके पास टेस्ट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, जैसा कि रफ अमल की फॉर्म में या आपके पास कैलकुलेटर की फॉर्म में। अब ये कि कैलकुलेटर या वॉच या आपके पास कोई भी इस तरह की अप्लायंस जो है जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर होगी वो आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है, कैमरे की फॉर्म में। सेकेंड चीज़ आपके पास ये कि आपने अपनी जो भी बॉल पेन या जो भी कोई इस तरीके से चीज़ यूज़ करनी होगी वो आपने उसको थोड़ा सा पहले कुछ दिनों से उसको थोड़ा सा इसमें ना उसका कंटिन्यूटी बढ़ा लेनी है, ताकि उसके अंदर फ्लो ठीक रहे, पेन ये हो या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। बाकी ये कि आपने CNI से लेके जाना होगा, FSC की आपने जो ये फर्स्ट पार्ट की DMC है ये और डोमिसाइल, ये 3 चीज़ें आपने लेके जानी होंगी टेस्ट सेंटर के अंदर। और इसी तरीके से मॉक टेस्ट के अंदर भी ये आप अपना साथ लेके जाएँ ताकि आपकी थोड़ी सी रिहर्सल सी हो जाए। अब ये कि ये सारी चीज़ें आपने देखते हुए, टाइम को देखते हुए इसको मैनेज करना है। अब आपने ज़्यादा की तरफ नहीं जाना कि मैंने 100 है तो 100 ही अटेम्प्ट करने हैं। क्यों, नेगेटिव मार्किंग आपके ऊपर लटक रही होगी, उसकी बिना पे आपको ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं से मिस्टेक्स करते रहें और आपको पता ही ना हो, जब एंड रिजल्ट हो तो आपके नेगेटिव की फॉर्म के अंदर ही आपकी काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन हुई हो। तो 60 या 70 की रेंज में बेशक जाएं या 80-85 के टारगेट रख के आप जाएं बेशक, तो आप उसके अंदर ये करेंगे कि आपकी 70 के राउंड आउट भी ठीक हो जाए ना, उसमें आपके पास 280 290 इस तरीके से मार्क्स बन सकते हैं। अगर आप टारगेट अच्छा रख के जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप यही रख के जाएंगे कि 50 मैंने करके अटैम्प्ट करने हैं और 200 मार्क्स लेने हैं, तो वो 50 आपके पास अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे, आपके पास डिडक्शन के बाद वो काफ़ी कम हो जाएंगे, हो सकता है वो हाफ भी हो जाए। और ऐसे ही एंड रिजल्ट आता है तो अब पता चलता है कि वो उसके अंदर डिडक्शन की वजह से ही हो रही होती हैं चीज़ें। इसके अंदर एक MCQs की कैटेगरी ये भी होती है कि आपके पास ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन 4 के अंदर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा डीप आपके पास क्या होता है, चेक करना होता है कि जो आपके पास एरर हो रही होती है, ठीक है। उसमें सपोज कर ले, मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साइकिल पर सेकंड, इस तरीके से वो और आपको दे देता है साइकिल सेकंड और इस तरीके से। अब यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके के MCQs को आपने अवेयर होके अटेंशन कंप्लीटली कंसंट्रेट करके इस तरह के मल्टीपल चॉइस को अटेंड करना है, ताकि आपको इस तरह के मल्टीपल चॉइस के अंदर वहाँ से इश्यू ना हो। ये आपके पास कब होगा, ये उसी वक्त होगा जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी बुक को फॉलो करें और किप्स की या स्टार्स की कोई बुक जो है प्रैक्टिस के लिए वो परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। लास्ट आ जाती है आपके पास इंग्लिश।
इंग्लिश को अटेम्प्ट करने में का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये केमिस्ट्री का फिजिक्स का मैंने बता दिया, इसमें मल्टीपल चॉइस हर के अंदर ही आपके पास इस तरीके से 2-3 वैरायटीज़ के होंगे, उनको अटेम्प्ट करना आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और किस वे से आपने उनको लेके चलना होगा। और इसके बाद आ जाता है आपके पास केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक भी आ सकती है, ठीक है, उसमें वो फार्मूला जो होते हैं, सपोज करें वो एसिटिक एसिड का कोई आपके पास वहाँ से OH छोड़ देता है या कोई ना कोई वहाँ से आपके पास ब्लैंक्स की फॉर्म में छोड़ के वो नीचे से ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके चेक करना चाहता है कि क्या ऐसे फार्मूलाज भी याद हैं या नहीं। इस तरीके से आपने जो भी तैयारी करनी है उसको पहले भी कंसंट्रेशन के साथ करना है और जब आपका टेस्ट होगा उसको भी कंसंट्रेशन के साथ करना है। अब फिजिक्स की मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे। अब आपने न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, 1 पेज या 2 पेज के अंदर आप सपोज करें फर्स्ट ईयर का डाटा ले रहे हैं, वहाँ से आपने पंजाब टेक्स्ट बुक के जितने भी आपके पास जो भी फार्मूला गुजरे होंगे 1 या 2 पेजेस के ऊपर उनको समराइज़ कर लें। उनको समराइज़ करने के बाद अब जब प्रैक्टिस के फॉर्म में जाएंगे आप, जैसा कि किप्स या स्टार या कोई मटेरियल आपके पास जहाँ से भी अवेलेबल हो, उस मटेरियल को देखते हुए प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जब आप वो पेज से फार्मूलाज को देखेंगे, एक तो आपके पास वो फार्मूलाज अच्छे तरीके से रिमाइंड होते रहेंगे और दूसरा ये कि आपके पास उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसमें आपके पास कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी। कई बार वो क्वेश्चन के अंदर ऐसी अननोन चीज़ें दे देता है जैसे कि आपको उसके लिए रिवर्स काम करना पड़ सकता है, ठीक है, मीन्स कि एक से ज़्यादा फार्मूले यूटिलाइज करना पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने अवेयर रहना होगा। ये चीज़ें उसी वक्त होंगी जब आप थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस को साथ साथ लेते चलेंगे। अब ये कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का भी आपको टैक्टिक्स पता चल गया और इसके बाद आपके पास मैथ का है। मैथ की क्या है, मैथ आपके पास क्वेश्चन होंगे, सपोज करें क्वेश्चन से मुराद ये कि 30 मल्टीपल चॉइस तो होंगे, 3 ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, 2 आपके पास मैट्रिसेस से आ रहे हैं, या जैसे भी जो भी डिवीजन में वो पेपर सेट कर रहा है ना, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे कर रहा है। लेकिन आपने हर चीज़ को थॉरोली अच्छे तरीके से उसको रीड आउट करके जाना है। सपोज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्वाड्रेंट्स का, जो कि 4th क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वो कोई फार्मूला देता है जैसा कि cos π/2 + 90 या इस तरीके से वो देखिए आपके पास ऑप्शंस में आ जाता है कि आपके पास ये माइनस इस तरीके से tan होता है, माइनस साइन होता है, या आपके पास क्या होता है पॉजिटिव ही रहता है, या आपके पास इस तरीके से sin π/2 + 90 बन जाता है, ये इस तरीके से। अब आपने इसके शॉर्ट टैक्टिक्स देखने होंगे। इसके लिए आपके पास कुछ इससे होती हैं एक्स होता है कि ये ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं, ये भी आपने साथ साथ याद रखने होंगे जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो। सपोज करें आल आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आल पॉजिटिव है, इसी तरीके से आपके पास एक्स आपके पास एक वर्ड है, उसके अंदर से आप ये कर सकते हैं इजीली रिमेमोराइज करने के लिए इन चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, जैसा कि एक्स है, इसे आपको पता चलता है आल इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, कॉज किस में पॉजिटिव है, टैन किसके अंदर है, आपकी फ़ौरन क्लिक करती है और आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता, आप फ़ौरन वहाँ अपने रिक्वायर्ड आंसर की तरफ पहुँच जाते हैं। एक तो ये चीज़ों की तरफ आपने अटेंशन देनी होगी। ये मैथ के साथ इस तरीके से, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये तो आप कह सकते हैं कि यूटी के अंदर टेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये आती रहती हैं। डेरिवेटिव्स की फार्मूला कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर आप एक चार्ट बनाएं, एक पेज के ऊपर सारे फार्मूलाज वहाँ लिखें, सिंपल से लेके एंड तक, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन है, इसके फार्मूलाज लिखें। इन फार्मूलाज में से 1 या 2 वो कभी ना कभी किसी न किसी वे से पूछ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन फार्मूलाज को ओपन करने के लिए, जैसा कि इंटीग्रेशन है बाय पार्ट्स का, और इसी तरीके से बाकी स्टेप्स हैं, इनको आपने देखना होगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव की आपके पास जो भी हैं ये फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इनको ओपन करने के मेथड्स, इनको आपने देखना होगा। ये आपके पास हो जाते हैं। आगे आ जाता है आपके पास एलिप्स वाले चैप्टर, वो दूसरे सारे जो उसमें सर्कल डायग्राम और सारी आती हैं, इनको जस्ट फार्मूलाज और उसके चार्ट बने हुए टेक्स्ट बुक के अंदर, इनको फॉलो करते हुए उनकी रेंज के अंदर वहाँ रहिए जहाँ कि आपको प्रैक्टिस और विदाउट कैलकुलेटर आपकी अटैम्प्ट इजीली हो सके। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन के अंदर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ना ही कैलकुलेटर होगा, ना ही आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी। जी, ये एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पास उन्होंने 3 पेजेस अलाउड किए हैं, वो ये कि आप वाइट पेजेस लें, ये जो आपके पास प्रिंट वाले होते हैं, उसको आप अपने कोई भी इसमें लेके जाएँ और आप अपनी जो भी उसके अंदर रफ करना चाहें वो शीट के ऊपर कर सकते हैं। ये रफ शीट के ऊपर जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हो, ये शॉर्ट फार्मूलाज की या शॉर्ट कैलकुलेशन की, या आप वहाँ से उनको फ़ौरन क्लिक करके कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपके पास वो स्क्रीन के ऊपर रफ के लिए उन्होंने दिया होगा। स्क्रीन के ऊपर आपके पास जस्ट एक मल्टीपल चॉइस आएगा और 4 ऑप्शन होंगे और आपके हाथ में माउस होगा। आपने जस्ट उनको रीड करना है और उन 4 ऑप्शंस में से एक को अगर तो लॉक किया होगा तो वो लॉक कर देना है, अगर अनलॉक होंगे तो जो भी आप चारों में से लगाएंगे वो लगा के नेक्स्ट का प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ते जाना है।
अगर आपके पास दोबारा अनलॉक हो तो आप उसके ऊपर दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। वो बैक का ऑप्शन होता है उसके अंदर, ये चीज़ को देखना है। और लास्ट आपके पास ये बता देता हूँ कि इंग्लिश का पोर्शन होता है। इंग्लिश के अंदर आपके पास ये है कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके लिए आपके पास 10 आपके पास क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के आपने आंसर देने होंगे। अब आपने यहाँ से ई कैट के लिए इसको और फिजिक्स के पोर्शन को लॉन्गेस्ट और इसको थोड़ा सा ट्रिकी और इस वे से इसको सबर किया जाता है, क्योंकि इधर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है, इसके लिए आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने ये करना है कि आपके पास गिफ्स की या आपके पास स्टार्स की कोई भी, या आपके पास जहाँ से मटेरियल जो भी अवेलेबल हो, जिस तरीके से भी हो ना, कोई भी आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वैसे भी कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए ये देख सकते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पैराग्राफ को रीड करने के लिए कैसे करना है। आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा, 100 मिनट्स हैं, और आपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है, जो भी आगे जा रहे होंगे स्टेप्स के लिए। ये कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, पहले मैंने कहा कि वो चीज़ लाजमी देखनी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस साथ साथ गेन होता रहेगा। अब ये कि आपके पास इंग्लिश का आ गया, उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, उसके आंसर्स के लिए आपको वहाँ से क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। उसके लिए आपने ये करना है कि 2-3 मेथड्स होते हैं इनको अटेम्प्ट करने के लिए। एक तो ये है कि आप इसका जो इसको एक क्विक रीड के अंदर ले लें। जी, इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सा, इसमें आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज़ बीच में से ब्रेक हो गई थी। अपना मोहसिन भाई, जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। जी जी अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश, और आपने केमिस्ट्री भी कर दी। तो इसमें ऐसा है कि ना, मैथ मैंने बच्चों को करवाई भी है यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर जो है ना, मैथ जी कंप्लीट करवाई भी है, कहाँ से क्या आ सकता है। और इसके अलावा जो फिजिक्स फिजिक्स हमारा अपना यूनिट नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल यूनिट नंबर 8 से शुरू करना है। ठीक है, ये वाली जो है ना फिजिक्स और मैथ तो यहाँ से कवर होगी। आपने इंग्लिश को अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी पीछे रहेगी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री भी इनको किसी ना किसी तरह जो है ना हमें समझानी है। मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, कोई 4-5 मिनट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप भी स्क्रीन पे विजिट करें तो वो क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देने हैं। जी जी मोहसिन भाई, अगर कीजिए आपकी आप, इजाज़त है। हाँ, जी जी करें आप, ठीक है, करें आप। प्लीज। अच्छा, ऐसा है कि ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बार बार जो क्वेश्चन एक रिपीट हो रहा है, आप भी जो है ना विजिट कर लें, स्क्रीन जो है मैं देख रहा था साथ साथ। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन की, एक अनोखी बात है, पहली दफा ही टेस्ट हो रहा है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जवार भाई और मोहसिन भाई, प्लीज। जी जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो बार बार डिस्कस हो रहा है कि पहली दफा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। जब क्योंकि पहली दफा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो यूईटी को भी पता है कि पहली दफा हो रहा है, इसलिए उन्होंने मॉक टेस्ट एक अरेंज करवाया हुआ है। पहली दफा आप जाएंगे जो, हाँ, पहली दफा जब आप जाएंगे, जाके आप टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो वो टेस्ट एक मॉक टेस्ट होगा। वहां पर आपकी कोई नंबर आ जाएंगे, लेट्स सपोज आपके 100 में से 70 नंबर आ गए, बट वो 70 कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके मॉक टेस्ट में 70 नंबर आए, दोबारा आप जाके टेस्ट में 50 नंबर आए, तो ये भी मुमकिन है, लेकिन इससे घबराते नहीं होते। अच्छा, अब बात यह है कि एमसीक्यूज 100 होंगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जो पेपर देते हैं एनईटी वगैरह के, जिन्होंने दिए होंगे उन्हें तो अंदाजा होगा। आपके पास एक शीट होती है, ठीक है, उस शीट के ऊपर आप कुछ अपना रफ वर्क कर सकते हैं, आप वो साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज की स्लाइड बनी हुई होती है अक्सर एमसीक्यू में। हाँ, उन्होंने क्या, सर जी हम ऑनलाइन में सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये मैं आपका आंसर जो है साथ साथ देता हूँ। ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन नहीं है आपको। अगर ऑनलाइन उन्होंने टेस्ट लेना होता है ना, अब इस बात को समझिएगा, अगर ऑनलाइन टेस्ट लेना होता आपको घर बैठ के भी कह देते कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, आपको बुलाया जा रहा है, कहाँ भाई बुलाया जा रहा है,
आपको अपने सेंटर के अंदर बुलाया जा रहा है, वर्चुअल जो उन्होंने कैंपस बनाए हुए हैं उसके अंदर बुलाया जा रहा है, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। हाँ, फ़ायदा क्या होगा, आपका रिजल्ट साथ साथ बनता रहेगा, ठीक है। मे भी वो डिक्लेयर करें फ़ौरन और मे भी वो डिक्लेयर फ़ौरन ना करें, ठीक है। असूलन तो उन्हें दिखा देना चाहिए कि भाई आपके 100 में से इतने नंबर आए हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो है ना लिस्ट में लगा दें, ठीक है। और अगर ना भी दिखाएं तो वो उनकी मनमानी है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात, इसमें परेशान नहीं होना। तो सर इसमें 100 के 100 इकट्ठे शो होंगे कि एक एक दफ़ा? देखिए 100 के 100 एक साथ इकट्ठे नहीं शो हो सकते। स्लाइड बनी भी होगी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, आपने अगर स्किप करना होगा नीचे एक बटन होगा नेक्स्ट और एक होगा बैक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप एट अ टाइम करेंगे, जितने यानी मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। ये अभी क्यास राइयां ही हैं, आप 100% नहीं कह सकते क्योंकि आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे फिर आपको अंदाजा होगा। लेकिन जो आज तक चला है उसमें है कि एक एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट का बटन, दूसरे एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, आपने किसी पर स्किप करना है स्किप का बटन होगा, स्किप करके आप चलेंगे। लेट्स सपोज आपने 70 एमसीक्यूज जो है 70 नंबर एमसीक्यू स्किप किया है और आप इस वक्त 100 आपने करनी है, अब आप दोबारा 70 जाना चाहते हैं, तो आप 30 दफ़ा उसे बैक करके वापस नहीं आएंगे, और बल्कि वहाँ साइड बार पे बना हुआ क्वेश्चन नंबर 70 और वो कलर भी उसका शो हो रहा होगा कि अन अटेम्प्ट है, ठीक है, आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप वहां जाके उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब ये जो है ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई गई हैं, ताकि आपके लिए मॉक टेस्ट भी इसलिए रखा गया ताकि उन्हें भी अंदाजा है कि बच्चे पहली दफ़ा इसको फेस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बात जो है आपको मॉक टेस्ट में पता लग जाएगी क्या होने वाला है। तो अब हम जो बात करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल एक आम सी बात होगी, यानी वो मेरी अपनी राय होगी। अब यूनिट इसको फॉलो करता है या नहीं करता, लेकिन हम इसको, आप अपने जो माइंड में अपने प्रिपरेशन मेथड रखना है वो क्या रखना है। जैसे कि आपको अपना मोहसिन भाई ने बता दिया, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करें, अब थोड़ा सा काम और करें। फिजिक्स के लेक्चर जो हैं वो आपको सारे मैंने दिए हुए हैं, फिजिक्स के बिलाल लेक्चर। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? जवाब नहीं नहीं, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, कंटिन्यू करें, हाँ कंटिन्यू इट्स करें। ओके। इट्स ओके। हाँ, आप कुछ पूछना बिलाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? तो सर आप कंटिन्यू करें, मैं कहता आपकी आवाज़ आ रही। थैंक यू थैंक यू। अच्छा हाँ, अब इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है या जो बात है वो ये है कि आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि एकेडमीज बंद हैं। कुछ जवार भाई ने बताया कि आपके पास बुक अवेलेबल है, कुछ सोर्सेज अवेलेबल हैं। देखें, मैंने जो है मैथ के जो अपना अपना जो आपको शॉर्ट लिस्टिंग करा दी है, जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं उससे इंशाल्लाह बाहर पेपर नहीं आता। लेकिन वो है कि वो आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उसको फॉलो भी करते हैं या नहीं। जो फिजिक्स के कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर इससे बहुत दूर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको जो है अच्छे तरीके से हाथ पांव मारने 2 सब्जेक्ट में सिखा दिए, बाकी रहेगी पीछे इंग्लिश। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन होगा तो कोई मसला नहीं है आपके लिए इंशाल्लाह। जो है ना अपना लीप से, इसी प्लेटफॉर्म से हम भी 2 मॉक टेस्ट अरेंज करवाएंगे, ठीक है। वो मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब बच्चे जो यहाँ पर जो आप सबको एक बात जान लेनी चाहिए, वो ये जान लें कि इस वक्त जो है एक पूरा डाटा दिया जाएगा, एक डायरेक्टरी पूरी अपना ई कैट की यूईटी जो है दे रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। उससे ये बात साफ नज़र आती है कि ये अपना पुराना डाटा या जितना डाटा इनके पास है, नया पुराना जो भी बना के देंगे, क्योंकि 6 टेस्ट होंगे, एटलीस्ट आपके 6 टेस्ट हैं, तो 6 टेस्ट में जाहिर बात है कि डिफरेंट होंगे, हर एमसीक्यूज डिफरेंट होगा। और वो कैसे हो सकता है, सिर्फ कंप्यूटर ही उसको सिलेक्ट कर सकता है। अब सारे बच्चे ये करें कि पास्ट पेपर लाजमी देख लें। पास्ट एमसीक्यूज से पेपर आ सकते हैं, कोई भी डाटा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पास्ट एमसीक्यूज करके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डाटा एक्चुअली यूईटी का है। और 2005 से लेकर 2019 तक सारे के सारे पेपर जो हैं यूईटी के वो अवेलेबल हैं, ग्रुप्स में शेयर किए जा चुके हैं। आप अगर उनको भी कर लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट वो केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं देते होते। केमिस्ट्री जो है अमूमन नॉर्मल दी जाती है। 2010 तक केमिस्ट्री सिर्फ एक्सरसाइज से आया करती थी, फिर वो उन्होंने चेंज कर दिया, 30 के 30 एमसीक्यूज जो है ना वो एक्सरसाइज से होते थे। फिर जब हमारा सेशन आया उन्होंने चेंज कर दिया, उसके बाद अब तक चेंज आ रही है। फिर 15-16 के अंदर अगर आप देखें केमिस्ट्री रिपीटेड थी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आपको तैयार करने के लिए आप ऐसे करें, क्योंकि जवार भाई ने केमिस्ट्री, अपना मोहसिन भाई ने केमिस्ट्री छोड़ दी थी, मैं केमिस्ट्री को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केमिस्ट्री आप ऐसे करें कि क्या करें, केमिस्ट्री की बुक्स उठाएं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसके एमसीक्यूज हैं और पास्ट एमसीक्यूज,
देखिए आप सारी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप सारी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, आप सारी मैथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप शॉर्ट लिस्टेड डाटा जो मैथ का है, जो किसका है, फिजिक्स का है, वो आप लाजमी पढ़ सकते हैं। बाकी रह गई केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अगर आप पास्ट एमसीक्यूज उठाएं वो तकरीबन बन जाएंगे इस वक्त कुल मिला के लगभग 3 4 500 तक बन जाएंगे। अगर वही आप कर रहे हैं, ठीक है, वही अगर आप कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपका मसला सारा हल हो जाएगा। ठीक है, उसमें से चलें कुछ नहीं कहते हम, 30 में से आप 15 तो कर लेंगे, 30 में से आप 20 तो कर लेंगे। जब आपने 20 यहाँ से कर लिए, मैथ और फिजिक्स आपने अच्छे से तैयार की हुई थी, इंग्लिश मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है, कंप्रीहेंशन पढ़ना आना चाहिए, आपने ऊपर से देख के नीचे आंसर लगाना होता है, तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसकी ट्रिक्स जो हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, वहाँ यूट्यूब पे जाके देखें कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने की ट्रिक। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ इसकी, कि आपने क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, फटाफट जाके उसकी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट याद रखें, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट, पूरे उसकी ऑप्शन नहीं पढ़नी, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ के कोशिश करें 3 3 दफा 2 2 दफा पढ़ लें, 2 मिनट लगने हैं। 2 मिनट लगने के बाद आप क्या है, जब आप आगे पढ़ रहे होंगे कॉम्प्रीहेंशन, वो एक दफा पिछले साल भी जो है ना 2 पेजेस का दिया हुआ था, 2 पेजेस का दिया हुआ था, और मैं वो देख रहा था साथ साथ, तो अभी भी ये शेयर हुआ हुआ है ग्रुप्स के अंदर, इतना लेंथी था वो कि वो पढ़ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वहां पर जब देखा तो कुछ जगह पे उन्होंने कुछ पूछे हुए थे, न्यूमेरिकल डिजिट पूछे हुए थे, तो ऊपर जाके स्टेटमेंट में देखा तो वो 4 5 न्यूमेरिकल डिजिट आए हुए थे, वो उनको देख के उन्होंने गैस कर लिया। तो यहाँ से आपने नंबर बनाने होते हैं। ठीक है, तो पेपर जो है वो ई कैट का ईजी आएगा बाकी सालों के निस्बत, क्योंकि ये पहली दफ़ा है। एक एमसीक्यूज का कितना टाइम मिलेगा, 100 मिनट्स होंगे। 100 मिनट पहले तो बबल फिल करना था, अब तो सिर्फ आपने क्या क्लिक करना है, तो 100 मिनट इनफ है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ जाके पता लगेगी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने एमसीक्यूज हैं आपको मॉक टेस्ट में अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जो इनका पुराना पैटर्न यही है कि एक नंबर के ऊपर जो है, एक एमसीक्यूज के ऊपर 4 नंबर, 400 नंबर दिया करते थे। हो सकता है कि इस दफ़ा ये 100 नंबर कर दें, क्योंकि इन्होंने वो भी चेंज किया है। कुछ केसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल एक केस ऐसा है कि बच्चे ने ऐड मैथ दी हुई है, बायो है, उसका रिजल्ट कब आएगा और यूटी उसके साथ क्या करेगी, ये कुछ बिफोर द क्या अनाउंसमेंट फ्रॉम द यूटी, ये हम नहीं कह सकते कि वो क्या होगा। ठीक है, कि उनके तो देखिए ना, कुछ बच्चों ने तो इम्प्रूव किया हुआ है, तो उनके फर्स्ट ईयर के नंबर कैसे लगेंगे, वो इम्प्रूव कर रहे थे, इम्प्रूव करके उनके नंबर बढ़ गए, तो वो यूटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले टेस्ट होगा अपना, अब देखने के 15 16 जुलाई, आपका जून को टेस्ट होता है। ठीक है, 17 17 18 या 2 3 दिन के अंदर जो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद वो अनाउंस करेंगे भाई जुलाई के अंदर के एडमिशन फॉर्म आए भरें, और ये सारी चीज़ें उस वक्त क्लियर होंगी। बिफोर द टाइम कुछ भी कहना जो है वो सिर्फ बात ही होगी। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए कोई टाइम वगैरह होगा, लेकिन 100 मिनट है आपको मैनेज करना है। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री मेमोरी बेस होती है, और केमिस्ट्री के अंदर 30 मिनट नहीं लगते होते, यानी 30 एमसीक्यूज हैं, तो 30 मिनट नहीं लगते, बल्कि 10 15 मिनट में आता है तो यस, नहीं आता तो नो। अब उधर आप बैठ के सोच रहे हो कि भाई इसका क्या फार्मूला है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्या हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैथ है, मैथ के अंदर आपका हो सकता है 2 4 मिनट ज़्यादा लग जाए, फिजिक्स से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इंग्लिश इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें मैं एक बेस्ट एग्जांपल इसकी देता होता हूँ कि आप ही ड्राइवर हैं और आपकी ही गाड़ी है, आपको पता है कि भाई 1 घंटे के अंदर हमने यहाँ पहुँचना है, तो कहीं आप स्पीड बढ़ाएंगे और कहीं स्पीड घटाएंगे, तो आप चेक पॉइंट अपने रखेंगे कि भाई इस वक्त जो है इतनी देर हो गई है, तो अब ये जो है अब मुझे स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। आप देखेंगे मैं तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, फिर आप करेंगे अपनी स्पीड घटा देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मोहसिन भाई अच्छा, आपने कुछ जवार भाई काइंडली मुझे अपडेट दीजिएगा। जी बिलाल भाई। काइंडली मुझे ए कैट की एप्लीकेशन डेडलाइन और शेड्यूल के बारे में थोड़ी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि इस वाले से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, ई-कैट की जो वो एप्लीकेशन हम 2 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो तो 6 और 7 को है, सैटरडे संडे को, और ठीक उसके 1 वीक बाद 13 14 को सैटरडे संडे को जो ई-कैट का टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के जो सेंटर्स हैं, यानी कि जो यूईटी सॉरी, यूईटी ही बता देगी, यानी कि टेस्ट के अंदर आपका जो सेंटर बनेगा और आपका किस, यानी कि जो सिटी है और उस हिसाब से जो सेंटर बनेगा वो आपका, यानी जब आप अप्लाई करते
हैं तो वहीं टोकन के बाद जब अप्लाई करते हैं तो वहां जब आपका लिस्ट निकलती है तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो ये उन्हीं सेंटर्स के अंदर ही होगा। इसके अलावा एक और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक सेंटर पे आप टाइम पे नहीं पहुंच सके हैं तो आप उस सेम सिटी के अंदर किसी और सेंटर के अंदर जाकर टेस्ट दे लें, नहीं ऐसा। और जिस टाइम पे आपका टेस्ट है ना, आपने उसी सेंटर और उसी टाइम पे वहां पे जाना है। आप किसी और सेंटर या किसी और टाइम पे जाके अपना टेस्ट नहीं दे सकते। ये ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन ये इसमें ये फिजिबिलिटी नहीं है कि आप जब मर्जी जाके टेस्ट दे लो या जिस मर्जी सेंटर में जाके टेस्ट दे लो। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था, मैंने यहाँ पढ़ा था कि ई कैट की प्रेपरेशन के लिए कोई बुक दे दें। तो अभी तो जितना टाइम है, जैसे तलहा भाई ने पहले भी कहा था कि ई कैट की जितना टाइम है, जितनी जो पास बुक्स हैं, जो पास नोट्स हैं, उससे ही पढ़ ले। वैसे बहुत सारी बुक्स हैं, कार्वन सीरीज, डोगर सीरीज, कीप स्टार्स, इन सब की बहुत सारी बुक्स हैं। और एक और इधर एक क्वेश्चन आया था ई कैट से ही रिलेटेड था कि ई कैट के पास पेपर्स किस बुक में मिलते हैं। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तलहा भाई, ई कैट के पास पेपर्स तो किसी बुक में नहीं मिलते शायद। ई कैट के पास पेपर वैसे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो तला भाई अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता क्योंकि मेरा ठीक है, डाल दें ठीक है जी जरूर। ग्रुप में हाँ। भी शेयर कर दीजिए। तो टोकन्स कब तक अवेलेबल है? क्योंकि जाहिर सी बात है टोकन्स अब कल संडे है और कल आई गेस 1 जून है। कल 31 31 है और कल 1 जून मंडे है और को मंडे को आपके सेक्रेटरी पास तक टोकन last मिल date सकते हैं। token। मंडे को लास्ट अ, डेट है अब आपके पास टोकन की फर्स्ट जून अवेलेबिलिटी लास्ट डेट। के लिए बैंक में। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और और क्वेश्चन जी, इसमें 1 लास्ट जून। पे 2 चीजें। हाँ, जी जी कंटिन्यू करें। एक और क्वेश्चन भी है इसके अंदर। बच्चे ने पूछा था कि सर जैसे पहले आईडी बुक आया सेंटर करती में थी लेकर कलर जाना। ABCD के नाम से आया करती थी और डिफरेंट कलर्स हुआ करते थे, क्या उस तरह आएगी? तो क्या हम कहीं किसी का कोई क्वेश्चन आए, किसी का कोई क्वेश्चन, कंप्यूटराइज टेस्ट है, ठीक है। मे भी आपके पहले केमिस्ट्री आ जाए, मे भी आपकी पहले फिजिक्स आ जाए, और ये भी हो सकता है एक मैथ का है, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है। कभी कभार जो है ना ऐसा भी उन्होंने अरेंज किया होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा यूटी नहीं करेगी। एक दफ़ा अगर फिजिक्स शुरू हुई तो फिजिक्स रहेगी। अब साथ वाले के साथ आपको नकल लगाने से तो बचाना है। अब नकल लगाने से बचाने के लिए ये है कि उसका पेपर और हो और आपका पेपर और हो और उसका सीक्वेंस और हो, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे है कि आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अपना साइड बार में जाके किसी भी क्वेश्चन को पिक कर लें, कोई अगर आप पोर्शन अपना स्किप कर लें, ये बातें वहीं जाके समझ आएंगी। सर फोटो आईडी सेंटर जो लेके जानी है उसे एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये फोटो आईडी है ना, ये इसमें इसमें कुछ डिफरेंट रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं भी टेस्ट दे रहा था, ठीक है। तो उसमें ये था कि आप जो है एक फ़ोटो भी लेके आनी है। एक तो ये था ना कि आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड आ गया आपका, ठीक है। आईडी कार्ड या फिर ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपकी पिक्चर हो, ठीक है। आईडी कार्ड या ऐसा आपका कॉलेज कार्ड या कोई भी कार्ड जिसके ऊपर आपकी पिक्चर हो, वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब भी आपने जो एक पिक्चर अटैच की हुई है और एक पिक्चर में भी वैसे एहतियातन वो जो आपने अपलोड किया वो साथ भी ले जाना, लेकिन आईडी कार्ड या कॉलेज कार्ड कोई ऐसा वो ना, असल में वो प्रेफर करेंगे आईडी कार्ड को, आईडी कार्ड को करेंगे, कॉलेज कार्ड को मानते नहीं है वो। उससे बेहतर है कि आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, डे फॉर्म के ऊपर पिक्चर नहीं होती, फिर इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि फोटो आईडी, तो फिर आप अपना रिजल्ट कार्ड लेके जा सकते हैं मैट्रिक एफएससी का, तो वो जो है ना आपको वेरीफाई वहां से करेंगे, लेकिन उनके साथ एक अपनी पिक्चर भी ले जाना, ठीक है। हाँ, ये मैंने इसका आंसर दे दिया चौधरी सरमद का कि बुक आएंगी, बुक नहीं होगी, एक ही पेपर होगा। परसेंटेज वेटेज कितनी है? हाँ जी, बताना दोबारा परसेंटेज जवार। एग्रीगेट का पूछ रहे हैं, एग्रीगेट का किस हिसाब से बन रहा है? ये उसे अब देखिए 30% बनेगा आपका ईकेट के हाँ 10% जी, हाँ जी। निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप ऐड करेंगे जितने आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स होंगे ना, उसका आपने 45% निकालना है, ठीक है। और जितने आपके मेट्रिकुलेशन के मार्क्स होंगे उसका आपने 25% निकालना है, ठीक है। तो इन सिंपल के जितने आपके
ई-कैट के मार्क्स होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.3 के साथ, फिर जितने आपके एफएससी फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.45 के साथ, और जितने आपके मैट्रिकुलेशन के मार्क्स होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.25 के साथ। इन सब के जो आंसर्स आएंगे इनको ऐड कीजिएगा, ये आपकी परसेंटेज वेटेज बन जाएगी, एग्रीगेट बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जी ये। उसमें मैं बता दूं कि आईडी कार्ड उन्होंने मांगा हुआ है, डोमिसाइल ये देख लें, डोमिसाइल उन्होंने मांगा, और साथ में आपका जो डीएमसी है फर्स्ट ईयर की डीएमसी मांगी हुई है, और बाकी जिस तरह बीएस टेक वाले हैं उनके लिए उन्होंने डीएमसी मांगी है 7th सेमेस्टर की, और जो डीई वाले हैं उनके उन्होंने कहा कि जो सेकंड ईयर तक का जो रिजल्ट कार्ड है वो साथ चाहिए हमें जिसपे उनकी फोटो हो। जी डोमिसाइल मांगा है। अच्छा, हाफिज का ना टेस्ट होता है, ये जो ठीक है? हाफिजे कुरान होते हैं और जो स्पोर्ट, हाँ आप बता दें, चले एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ये जो हाफिज का है ना, हाफिज का असल में टेस्ट होता है, वो आपको 3 से 4 जगह पे करते हैं। फिर ये यूईटी का ऐसा हिसाब है कि 0 से लेके 20 नंबर तक कहीं पर भी आपको दे देते हैं, ठीक है? इनकी रियायत है कि 0 भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 आपको जितना याद हो उसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो 19 20 किसी किसी को मिलते होते हैं। लेकिन हमारा जो यूएचएस है, जो वो क्या करता है, वो अगर आपको नहीं आता तो या 0 है या 20 है, बीच वाला कोई हिसाब नहीं, तो वो अक्सर बच्चों को फेल करते थे। यूईटी फिर उसी हिसाब से देता है। कईयों को मैंने देखा कि उनके जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा होता उनको 3 4 दे के जो है बस जान छुड़वा देते हैं। जो कुछ सुना दें आपको, 5 में से 3 4 जगह से सुना दें, उन्हें 14 15 नंबर दे देते हैं। और स्पोर्ट का मुझे नहीं पता क्योंकि ये टेस्ट तो मैंने भी दिया था। जवाहर आप बता दें स्पोर्ट्स वाला। हाँ, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट पूछ रहे हैं। ये 74 के राउंड बोर्ड था यूटी ना, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हाईएस्ट तकरीबन 75 के राउंड बोर्ड था। और आप अगर 68 या 67 टू 75 के राउंड बोर्ड होंगे आपका किसी न किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ये लास्ट ईयर के मेरिट्स हैं, और इसमें आपको जस्ट ये भी देखना होगा कि कैटेगरीज भी होती हैं। सपोज करें कि एफएससी की है पंजाब या कोई भी आपके पास है, A1 कैटेगरी में लाई करते हैं। डिप्लोमे वाले हैं जिसको डीए कहते हैं, उसमें आपके पास क्या होता है, आई कैटेगरी होती है, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं हर यूटी के ये कैंपसेस के अंदर, और उनका मुख्तलिफ एग्रीगेट होता है। सबसे टॉप के ऊपर आपका यूटी लाहौर का ही आता है। जो भी आपके पास इंजीनियरिंग के सजेशन लेना चाह रहे हो, ये आपके पास लास्ट के ऊपर आएगी। जस्ट पहला आपका फोकस होना चाहिए टेस्ट। टेस्ट के बाद आपका जो होगा अगला टारगेट वो होना चाहिए एडमिशन। तो पहले आप अपने टारगेट जो कि टेस्ट है उसकी तरफ आप अपना सारा माइंड रखें, और उसी की तरफ अटेंशन देते हुए और उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना के उसको अचीव करने की कोशिश करें ताकि आपका टारगेट अचीव हो सके। अब यहाँ ये नहीं होना कि आपने डिप्रेस हो जाना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं इसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बहुत ज़्यादा है और आपकी तैयारी कुछ नहीं है, या आप ये बार बार जेहन में लेते रहें कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है और इससे क्या होगा। इन चीज़ों से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये है कि आप वर्क हार्ड। लास्ट सक्सेस का काम ही यही होता है। सक्सेस में आपके पास उसी वक्त अचीव हो सकती है सक्सेस जब आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस और उसके मुख्तलिफ एंगल से देखते रहेंगे, तो आपके पास क्या होगा, उसकी सक्सेस की आपके पास कंफर्म होगी। सक्सेस के अंदर आपको ये नहीं होगा कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा हों। तो इस वजह से अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी रियलिटी के लिहाज से रखें। मीन्स कि आपके पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं 200, आप वहाँ से कहें कि 400 लेने, तो ये तो आप एक्सपेक्ट करें कि इस तरह के थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो होंगी वो आप सोच सकते हैं, लेकिन मुश्किल होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपने उसी टारगेट्स के अंदर ही रहना है जो कि आपके पास मखसूस टारगेट्स हैं। आप अपने स्पेसिफिक टारगेट सेलेक्ट करें कि आपने कौन सी इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। लास्ट ईयर के मेरिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमसे ले सकते हैं। कमेंट्स की फॉर्म में आप हमें मेंशन कर दें तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास जो भी ये इसके लास्ट ईयर के पास पेपर्स हैं वो भी आप इनको अच्छे तरीके से करें। लास्ट ईयर के पास पेपर जितने भी हैं उनसे करने से आपको ये होगा कि आपके पास काफ़ी चीज़ें समराइज़ हो जाएंगी, आपके पास मुख्तलिफ एंगल्स आ जाएंगे कि कैसे करने हैं। जी, रिपीटर उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैलकुलेट होंगे या फिर टोटल एग्रीगेट में? देखिए जी, रिपीटर का ना अभी पॉलिसीज़ कुछ चल रही हैं, तो इसके लिए रिपीटर्स का थोड़ा सा अभी कबल अज़ वक्त कहना होगा कि ये इसका क्या किस वे में सीन हो सकते हैं ना इनके एग्रीगेट के अंदर भी सपोज करें, या किस वे में ये आगे आपके पास लेते हैं।
तो आप अपने जो लेटेस्ट हैं मार्क्स वो तो ऐड करेंगे, लेकिन ये कि आपके पास बाद में क्या होता है ये रिपीटर्स की वो आई थिंक इसकी है ना स्ट्रेटजी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अभी ये अब हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिपीटर का दे गई है बोर्ड्स के साथ लिंक करते हुए। बस ये टाइम मैनेज और डिप्रेस नहीं होना, ये दो आपके पास सक्सेस के इस टेस्ट के लिए बेहतरीन आपके पास हैं। आप इनको दोनों चीज़ों को जहन में रखें कि कंफ्यूज नहीं होना। टेस्ट आपके पास कोई बला नहीं है, मॉक टेस्ट देंगे वो आसान होगा। यूटी का जो दूसरा टेस्ट होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि मॉक टेस्ट से ये चीज़ है, इसके उलट भी हो सकती है। तो आपने ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए सिर्फ ये करना है कि आप बिलाल भाई जी आवाज़ आ जी रही है मेरी? जी जी आ रही। जी, मॉक टेस्ट ये है कि आपके पास एक प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है? वो ये कि आपको एक बार कंप्यूटर का और इसके एमसीक्यूज़ का नो हो जाए कि आपने अच्छा, किस अच्छा, वे सही से है। अटेम्प्ट करनी है और कंप्यूटर आपके पास किस तरीके से ओपन होते हुए ये सारी चीज़ों को टाइम के अंदर मैनेज करते हुए आपके पास क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को समराइज़ करेगा टेस्ट से पहले। ये आपके पास एक कह लें रिहर्सल टेस्ट जिसे कह सकते हैं, ये आपके पास होगी। नेक्स्ट का टेस्ट कब होगा? जी, नेक्स्ट का टेस्ट ये कि आपके पास नेक्स्ट अपना लैदा भी कर रही है, तो इसके लिए ये कि नेस्ट की साइड से अभी एडमिशन्स का मेरे ख्याल में ओपन हो रहे हैं नेस्ट के भी, तो नेस्ट का वहाँ से फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर है ना, उनका मुख्तलिफ क्राइटेरिया कुछ होता है, उनको फॉलो करना होता है बाकी चीज़ों के साथ। जी, इनको समराइज़ करें जी? जी कंक्लूड करें, हाँ जी, फाइनल पॉइंट जो है कोई लास्ट वर्डिंग कहनी हो। जी जी, जी। अच्छा, ये है कि अब आपके पास ई-कैट का टेस्ट है, जिसके पर्पज़ के लिए आज हमारा सेशन जो है वो अरेंज किया गया है। उसके लिए हमने कोशिश ये की है कि ई-कैट के टेस्ट के लिए आपके पास कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं। उसमें आपके पास 4 होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपके पास मैथ और इंग्लिश, और 2 सिलेक्टिव होती हैं, स्टैट और कंप्यूटर साइंस। ये डिपेंड करता है कि आपने आईसीएस किया है, आप डीएई कैटेगरी से हैं या किस कैटेगरी से हैं। ये कैटेगरी के लिहाज से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और इनका आगे स्कोप जब एडमिशन लेते हैं उसके अंदर भी होता है कि सपोज़ करें आप कंप्यूटर साइंस रख के कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सभी के अंदर नहीं कर सकते। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं, ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन ये कि जब आपने ये चीज़ें सारी सिलेक्ट कर ली, आपने टोकन्स के लिए लास्ट डेट आपके पास ये आ रही है इसकी यकम जून, ये इसकी यकम जून मीन्स के मंडे, इसमें आपने देखना है, और इसके टोकन को अवेल करते हुए वो आपके पास थोड़े से दिन होंगे, 6 और 7 को आपके पास मॉक टेस्ट हो रहा होगा, उसी सेंटर पे होगा, उसी टाइम के ऊपर होगा। अब आपने उसके लिए वही चीज़ें लेके जानी होंगी जो कि हमने 3 बता दी हैं। आप कोई भी उसके अंदर ये आप रिहर्सल है, रिहर्सल को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी ये हो सकती है। उसमें आप ये कि अपनी वही चीज़ें लेके जाएँ जो कि आपने टेस्ट के अंदर लेके जानी होंगी। उसी तरीके से मैनेज करें जैसे आपने टेस्ट के अंदर चीज़ें मैनेज करनी होंगी। अब आपने ये सारी चीज़ों को देखते हुए मॉक टेस्ट दिया, अब आपके पास मॉक टेस्ट के गैप के लिए 6-7 दिन है। इसको मॉक टेस्ट को आप यही समझें कि मेरी ये प्रिपरेशन का लास्ट मरहल है, लास्ट स्टेजेस के अंदर मेरी प्रिपरेशन है। इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने वही अचीव करना है जो मेरा वो टारगेट है, जो कि मैं यूटी लॉ के लिए आपके पास क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। अब मॉक टेस्ट के लिए आपने थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी-सी अबव रखनी है। ये नहीं समझना कि इसके अंदर भी 250 की रेंज रख के ही जाना होगा, ठीक है? इसके अंदर आप 300 रखें। 300 रखने से आपको ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मॉक टेस्ट अच्छा हुआ, इसका रिज़ल्ट अच्छा आया। रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद जब आप अपीयर हो रहे होंगे, आपको ये होगा कि प्रैक्टिस एक बार कर चुके हैं, और इसके बाद जब अपीयर हो रहे होंगे, आपको सारी इसकी नौ हो चुकी होगी पहले। अब आपके पास वहाँ ये मॉक टेस्ट और जो आपके पास टेस्ट होगा इसके अंदर गैप होगा 6 से 7 दिन का। इस टेस्ट के गैप के अंदर आपने बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट को फ़ोकस करना है, और उसके लिए ये नहीं करना कि आपने दिन रात सारा दिन यही सोचते रहना है फिज़िक्स की मेरी ये चीज़ रह गई है, इसका मेरा ये फार्मूला नहीं होता। ये टेंशन होती है थोड़ी-सी, नर्व्स आपकी क्या होती हैं स्टेबल इस वे में नहीं रहती, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता है कि आपने कहाँ से क्या चीज़ छोड़ दी है, ठीक है? इसके लिए आपने ये करना होगा, आप अपनी जो चीज़ें जहाँ तक आपके ज़हन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल के लिहाज से आपकी सेट हो चुकी हैं कि ये मेरी प्रिपरेशन है, उसी को मोस्ट प्रोबेबली आप फोकस करते हुए साथ थोड़ी-सी अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, जो आपको ज़हन के अंदर हेजिटेशन फ़ील कर रही हों, उनको थोड़ा-थोड़ा आप फ़ीड करें। ये ना समझें कि सारा दिन आप उसी को दे दें और आपके पास जो प्रैक्टिस की हुई हैं चीज़ें, वो भी आपकी मेमोराइज़ में ना रहें। आप उन्हीं को टाइम देते रहें, उसी के लिहाज से
टाइम मैनेज करते रहें, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको पकड़ते हुए आप करें। वीकनेस के ऊपर थोड़ा-थोड़ा वर्क ज़रूर करना है, लेकिन ये कि स्ट्रेंथ्स जो है उनको छोड़ना नहीं है। यही आपने टेस्ट के अंदर पैरामीटर जो होंगे, यही आपने यूटिलाइज़ करने होंगे। अब आप टेस्ट के अंदर आ गए हैं, टेस्ट के अंदर वही टाइम होगा जो मॉक टेस्ट के लिए होगा, वही आपके पास एक्टिविटी होगी जो मॉक टेस्ट में होगी। आपने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मॉक टेस्ट की वही चीज़ें लेके जानी होगी टेस्ट सेंटर के लिए। अब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपको वो एक टाइमलाइन देगा कि आप सपोज़ करें 5 मिनट पहले वो स्क्रीन ओपन करवा देंगे कंप्यूटर्स की कि आप इसमें से इंस्ट्रक्शंस देख लें, ये ई-कैट की इंस्ट्रक्शंस है, इसमें 4 मार्क्स आपके करेक्शन के हैं, जो कि करेक्ट आपके पास होगा क्वेश्चन उसका है। अगर आप उसको को गलत करेंगे, आपके पास -1 डिडक्शन होगी। उसका तरीकाकार आपको क्या, पहले आपने इन चीज़ों को इंस्ट्रक्शंस को ज़हन में रखते हुए जस्ट आपने ऊपर टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास क्लॉक साथ चल रहा होगा उसी के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, उस क्लॉक की आपके टाइमिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो ये चीज़ पहले बताई गई है कि स्पीड को क्विकली पहले अचीव करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका माइंड फ्रेश है, आप माइंड फ्रेश के साथ वो क्वेश्चन करें जो आपके पास ज़्यादा बहुत शॉर्ट हों और आपको उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता हो। इन चीज़ों को करते हुए आप आहिस्ता-आहिस्ता बाकियों को भी साथ अटैच करते रहेंगे। अब अपना जो टारगेट सेट किया होगा उसकी तरफ देखना है। अब सपोज़ करें आपके पास लास्ट 8 या 10 मिनट्स रह गए, अब आपने यहाँ से ये मिस्टेक नहीं करनी कि अब लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं और मेरे पास 30 मल्टीपल चॉइस रहते हैं और मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लूक लगाता हूँ, सभी के बी लगा देता हूँ। इसमें आप ये होगा, इसके आपके पास चांसेस जो होंगे ना गलती के, वो ज़्यादा होंगे। क्यों? आप जो 30 अटेम्प्ट की तरफ जा रहे होंगे, उससे आपकी डिडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आप वहीं तक रहें जहाँ तक आपको बिल्कुल परफेक्ट आपकी चीज़ों का पता हो, वहाँ तक रहें बस। ये ना हो कि आप बी की तरफ जाते हुए और साथ 4-5 जो ठीक हो रहे हों या 10-15 उनको भी साथ लेके चलते जाएँ। तो इस वजह से वही सिलेक्ट करें जो आपके पास बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस है और आपके पास परफेक्शंस के बाद मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस के बाद आपको अंदाज़ा है कि यही वाला आपके पास जो है आंसर है, उसी को करें। और लास्ट चीज़ ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने ही जाना है टेस्ट के अंदर, मीन्स सपोज़ करें आपके पास पावर का फार्मूला वाट है, अब आपने इसमें ये नहीं सोचना शुरू कर देना चारों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप कि ये ऐसे हो सकता है, ये फार्मूले से ये ऐसे हो सकता है। मीन्स कि आपने अपनी प्रैक्टिस के साथ जो भी अटैच की होंगी चीज़ें, उनके लिहाज से आपने उसी को क्लिक करना होगा जो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट पहले ज़हन के अंदर चीज़ आ रही होगी। बार-बार इसके अंदर रेपिटेशन में नहीं जाना होगा। इसमें आपका क्या होंगे, एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इससे आपके नेगेटिव के मार्क्स के अंदर आपके पास क्या होगा, डिडक्शन हो जाएगी। जस्ट ये है, लास्ट पे आपके 100 मार्क्स वो सॉरी 100 जो मल्टीपल चॉइस होंगे उनका टाइम और आपके पास जो होगा वो करके आपको वाइंड अप कर देंगे और सेशन आपका क्लोज हो जाएगा। बाद में होपफुल रहिएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए गार्डन, उसके बाद हम सेशन कंक्लूड करते हैं। और सर रिपीटर जिन्होंने मैथ का एडिशनल सब्जेक्ट दिया था वो ई-कैट मैथ का देंगे कि जी ये देंगे। दोनों ऑप्शन में जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन में जाएंगे। ये ई-कैट के लिए अगर सपोज करें एडिशनल मैथ के साथ अगर जा रहे हैं तो ई-कैट का टेस्ट भी दे सकते हैं, और अगर ये एम-कैट के लिए बायो के लिए से आप अपनी प्रिपरेशन को रखते हुए वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, एडिशनल सर मैथ से इसमें आपके मैं पास एक क्या बात है, भी ऐड कर दूं। हाँ सर, जी मैं जी एक बात इसके अंदर ऐड कर दूं। इसके अंदर ये है कि अगर आप सिर्फ बायो वाला पोर्शन क्लिक कर देंगे तो आप सिर्फ बायोमेडिकल में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने क्योंकि मैथ भी पढ़ी हुई है तो जाहिर बात है कि आप मैथ वाला अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, अपने रिजल्ट कार्ड की बेस पे, रिजल्ट कार्ड नहीं, आप अपनी रोल नंबर स्लिप की बेस पे मैथ पे आपने क्लिक किया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास ज्यादा रास्ते खुले हैं। वो क्यों? क्योंकि उस वक्त आप बायोमेडिकल में भी कर पाएंगे और बाकी सारी जगह पे भी कर पाएंगे। फिर आप बाद में क्लेम नहीं ना कर सकते। आपने बायो वाला टेस्ट दिया और आप कहें कि मैं मैथ अटेम्प्ट कर दूं, आपको अटेम्प्ट भी बायो करनी पड़ेगी, तो वो तो सिर्फ फिर एक टेस्ट के लिए, उस पर आपको एडमिशन मिलेगा सिर्फ बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये था उसका बाद का आंसर। अच्छा, और बाकी ये है कि बस बच्चे ऐसे करें कि कोशिश करें जितना, ये देखें, ये वही चीज़ है कि जितना आप अर्न कर सकते हैं या जितना आप स्ट्रगल कर सकते हैं, उतनी जितनी आप इनपुट डालेंगे उतनी आपको आउटपुट मिलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी इनपुट थोड़ी है और आउटपुट ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा और आपकी इनपुट ना हो। जिंदगी में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मिसहैप होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने दिन रात पढ़ा हो और उसके जो है
अपना 400 में से 100 नंबर आए हों, ऐसा नहीं होता। या तो उसने पढ़ने से आया ही नहीं है पढ़ना। अगर उसने सही तरीके से पढ़ा है, सारी उसने अपनी उसकी क्वालिटीज़ या उसकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की हैं, तो फिर वो जो है उसके नंबर आएँगे, ठीक है? उसको परेशान नहीं होना चाहिए। तो परेशान वो जो मेहनत नहीं कर रहा, जो हाथ-पाँव मार रहा है, जैसा कि मैंने मैथ में भी कोशिश की है, फिज़िक्स में भी कोशिश की है, जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं लिए हुए, वो उसको देख लें तो सारी बेसिक कंप्लीट हो जाती हैं। वो बेसिक कंप्लीट कर लें तो फिर कोई मसला नहीं होगा। कहीं न कहीं चलें 30 में से 30 नहीं ले पाते, इस साल चलें हम कहें हालात ऐसे हैं, वो कोई 25 तो नंबर लेगा, 20 तो लेगा, अपनी-अपनी इनपुट से आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। और बिलाल, आप इसे कंक्लूड करें। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए हम सबको। सर थैंक यू वेरी मच मिस्टर जाफर, सर तलहा एंड मोहसिन। तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के सेशन कंक्लूड करेंगे एंड हमारी कोशिश होगी कि हम फर्दर एंटी टेस्ट और यूनिवर्सिटी एडमिशन को भी इसके अंदर इंक्लूड करें। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अपने सवाल पूछे उनका बहुत शुक्रिया, और आप सबकी अप्रिसिएशन चाहिए इस काम को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।